देखो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि एरर्स होते क्या हैं, एरर्स कैसे निकालते हैं। सो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं दैट द एरर इज द एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एरर इज द डिफरेंस बिटवीन measured value and the true value। भाई किसी भी क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को एरर कहा जाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि कल भी अपन ने क्लास के अंदर इसको देखा था, आज भी दोबारा देखते हैं। हमने एक स्केल बनाया, स्केल के अंदर से कुछ वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अपन ने मेजर कर दिया, फॉर एग्जांपल लेट अस से 2.2, लेकिन एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या थी? एक्चुअल वैल्यू उसकी थी 2.4। तो यहाँ पर एरर कितने का आया? 0.2 का एरर आ गया। ठीक है, दिस 2.2 वैल्यू इज नॉट करेक्ट वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू नहीं है। ये तो हमने मेजर की है, हमारे मेजरमेंट से ये वैल्यू 2.2 निकली है। दैट मीन्स हमारे मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर था, और वो एरर कितना है? तो उस एरर को निकालने का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है कि एरर को जब भी आपको निकालना पड़े, हम एक ही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड दैट इज ट्रू वैल्यू में से जो ट्रू वैल्यू है उसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? मेजर्ड वैल्यू को। ट्रू वैल्यू में से हम मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास एरर कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट एरर इन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, किसी इन ए पर्टिकुलर टॉपिक। सिंपल सी चीज है, इतना ही याद रखिए कि एरर हमेशा, फिजिक्स ये कहती है हमें कि आप कभी भी कुछ भी मेजर करोगे तो उसमें एरर होगा ही होगा। और यहाँ पर वही चीज हो रही है, जब भी हम कुछ भी चीज मेजर करते हैं हमें एरर देखने को मिलता है। उसके लिए उसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमने कल की क्लास में देखे थे। रैंडम एरर्स, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, एक्सीडेंटल एरर्स, ह्यूमन एरर्स, नेचुरल या फिर एनवायरमेंटल एरर। भाई जो एनवायरमेंट की वजह से कॉज हो उसको एनवायरमेंटल एरर बोल दिए। ऐसे काफी सारे एरर्स के पीछे बेसिकली देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स व्हिच आर वर्किंग। क्लियर है? अब वो न्यूमरस फैक्टर्स ये सारे हैं। तो एरर के बारे में हमने बात की कि व्हाट इज एरर एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। अब बेसिकली मान लो कि लैब में आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूं दैट यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट इन लैब। यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट इन लैबोरेटरी। भाई आप लैब में कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, एंड वी वांट टू चेक the authenticity of the authenticity of the measured values of the measured values। हम वहां पर ये चेक करना चाहते हैं कि हमारी मेजर्ड वैल्यू की ऑथेंटिसिटी क्या है, मतलब वो सही है कि नहीं, क्या उसमें एरर है कि नहीं है। ये चीज हम चेक करना चाहते हैं। इसको चेक करेंगे कैसे? इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वापस से लेकर आएंगे। उसके लिए हम एक स्टोरी देखते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक स्टोरी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक सिनारियो क्रिएट करते हैं। देखो सिनारियो क्या है, एक नॉर्मल आदमी है। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल पर्सन हु इज मूविंग ऑन अ रोड, और जिसके हाथ में क्या है? लेटेस्ट आईफोन है। ठीक है, इसके हाथ में क्या है? लेटेस्ट आईफोन है। आईफोन लेटेस्ट कौन सा है? 12। ठीक है, काफी महंगा फोन है, ये अपने हाथ में लेके चल रहा है। आसपास बहुत भीड़ है। ठीक है, आसपास बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं इसके आसपास। लेकिन होता क्या है, थोड़ी देर में पीछे से एक आदमी आता है दौड़ता हुआ, इसके हाथ से आईफोन लेता है और भाग जाता है। ठीक है, पीछे से एक आदमी आया, दौड़ता हुआ आया, इसके हाथ से आईफोन खींचा और भाग गया। ठीक है, दिस वॉज द रॉबर। ये हमारा रॉबर है, थीफ है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल पर्सन। चलिए, अब इसको टेंशन होती है क्योंकि इसका 1 लाख रुपए का फोन कोई ऐसे ही हाथ से चुरा के ले गया। ये सोचता है पुलिस में कंप्लेन करता हूँ, पुलिस को कंप्लेन करता है। जैसे ही पुलिस को कंप्लेन करता है, पुलिस को कंप्लेन करता है, पुलिस आके आसपास लोग जो खड़े थे, ये जो छोटे छोटे डॉट्स बनाए हैं, आसपास लोग हैं, इन आसपास के लोगों से आके पूछती है कि वो जो चोर था वो कैसा दिखता था। तो जिसने जहां से जैसी शक्ल देखी उस चोर की,
इन्होंने वैसे वैसे पुलिस को स्केच बनाना शुरू कर दिए। इन्होंने वैसे वैसे पुलिस को स्केच बनाना शुरू कर दिया। किसी ने एक तरफ से स्केच बनवाया, किसी ने दूसरी तरफ से स्केच बनवाया, किसी ने पीछे से स्केच बनवाया, किसी ने आगे से स्केच बनवाया। एंड यू कैन सी दैट जितने भी लोग होंगे वो सभी के सभी कोई ना कोई स्केच बनवा के प्रिपेयर करके आपको देंगे। लेकिन पुलिस कहती है कि ये सभी स्केचेस तो सही है नहीं। पुलिस क्या करती है, इन सभी स्केचेस में से, खूब सारे स्केचेस में से एक एवरेज स्केच, ठीक है, इन सभी स्केच में से, खूब सारे स्केच में से एक क्या करती है, फाइनल एवरेज स्केच को क्रिएट करती है। क्या करती है, एक एवरेज स्केच को क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है, जैसे देखा सभी स्केचेस के अंदर जो आंखें हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक कट लगा हुआ है, तो इन्होंने यहाँ पर भी कट लगा दिया। फिर इन्होंने देखा सभी के अंदर दाढ़ी दिख रही है, तो यहाँ पर भी इसने दाढ़ी बना दी कि चोर की दाढ़ी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक पर्टिकुलर यहाँ पर इन्होंने स्केच फाइनली तैयार किया। अभी स्टोरी को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये स्टोरी तो समझने के लिए हमें यहाँ पर लॉजिक को समझना है। लॉजिक क्या था कि पुलिस वालों ने एक मेजरमेंट किया। पुलिस वालों ने क्या किया, एक मेजरमेंट, और वो मेजरमेंट किसका किया, उस चोर के चेहरे का किया, ठीक है। वो चाहते थे कि चोर का चेहरा पता चले, तो इसलिए उन्होंने आसपास मौजूद जितने भी लोग थे उन लोगों से उन्होंने क्या किया, आसपास मौजूद जितने भी लोग थे उन लोगों से इन्होंने पूछताछ करनी शुरू की, स्केच की, एक स्केच बनवाने की कोशिश की कि भाई यहाँ पर जो आदमी, जितने भी लोग खड़े थे, उन्होंने, किसी ने तो थीफ को देखा होगा, थीफ की शक्ल का स्केच बनाना शुरू किया। अब सभी ने अलग अलग स्केच बनवा दिए, देखो स्केच नंबर 1 2 3 4 ऐसे कर करके हो सकता है एन नंबर ऑफ स्केचेस बन गए उनके पास। अब सभी के सभी तो ट्रू होंगे नहीं, तो ये क्या करते हैं, इन सभी स्केचेस में से जो कॉमन फीचर्स थे उनका एक फाइनल स्केच बना के बोलते हैं ये हमारे चोर की ट्रू वैल्यू है। मतलब उसके शक्ल की एग्जैक्ट यहाँ पर इस स्केच में पता चलता है कि उसकी शक्ल कैसे दिखेगी। तो बेसिकली पुलिस ने क्या किया, एरर को हटाने के लिए, देखो इतने सारे मेजरमेंट किए थे, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, एंड सो ऑन, इतने सारे मेजरमेंट किए, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं था, सब में कुछ ना कुछ एरर था। उस एरर को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा लिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा लिए, एक आदमी से स्केच नहीं बनवाया, इन्होंने 10-15 आदमियों से स्केच बनवाया, और 10-15 आदमियों से स्केच बनवाने के बाद उसका क्या लिया गया, एवरेज लिया गया। एवरेज निकाल के हमने क्या कैलकुलेट किया, ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो आपको ये चीज याद रखनी है दैट ट्रू वैल्यू क्या होती है। ट्रू वैल्यू होती है कि भाई कोई भी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हो रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हमारी ये है कि इस ट्रू वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर मुझे ट्रू वैल्यू निकालनी है तो मैं वहां नंबर ऑफ मेजरमेंट जो होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होते हैं उनको बढ़ा देता हूँ। मैं एक बार मेजरमेंट नहीं करता, मैं कम से कम 5 या 6 बार या 10 बार मेजरमेंट करता हूँ, जिससे कि मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन खूब सारे आते हैं। देखो दिख रहा है जैसे पुलिस वालों ने भी किया था। फिर मैं इनका क्या निकालता हूँ, एवरेज। फिर मैं इनका क्या निकालता हूँ, एवरेज। और इस एवरेज से मुझे फाइनल ट्रू वैल्यू कैलकुलेट होती हुई दिख जाती है। इस एवरेज से फिर मुझे फाइनल ट्रू वैल्यू कैलकुलेट होती हुई दिख जाती है। एंड दिस इज द वे टू डिटरमाइन द ट्रू वैल्यू इन अ पर्टिकुलर मेजरमेंट। इसी तरीके से हमें किसी भी पर्टिकुलर मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा लॉजिकल चीज है। आपको बस इतना देखना है कि यहाँ हो क्या रहा है। आप बस इतना देखिए यहाँ हो क्या रहा है। आपने एरर को हटाने के लिए, ट्रू वैल्यू को पता लगाने के लिए क्या किया, ट्रू वैल्यू को पता लगाने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा दी। अब वही चीज हम एरर में भी करते हैं, ठीक है। तो वी कैन राइट दैट इन द फॉर्म ऑफ ए फॉर्मूला। लिख देते हैं लेट x1 x2 x3 up to xn are the observations taken for a given measurement। किसी भी मेजरमेंट के लिए लिए गए ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो x1 x2 x3 एंड सो ऑन से निकाले जाते हैं, ठीक है। नाउ ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे इन सभी का हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो x1 plus x2 plus x3 and so on till xn divided by n, and this is known as the x bar, or we can say this is the true value
दिस इज नोन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। अब मार्केट में आप गए सब्जी लेने और सब्जी वाले ने आपको एक ही बार तोल के बता दिया ये 1 kg है। फिजिक्स क्या कहती है हमें? फिजिक्स कहती है कि जब भी एक बार आप मेजरमेंट करोगे उसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगा। इसका मतलब कितनी बार मेजर करना है? कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार, इतनी बार मेजर करके फिर आप उनका क्या निकालोगे? एवरेज निकालोगे। फिर आप उनका एवरेज निकालोगे। सबको इतनी बार मेजर करके उनका एवरेज निकालोगे, तब जाके आपको ट्रू वैल्यू कैलकुलेट होगी। तब जाके आपको ट्रू वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो सर सब्जी वाला मार्केट में एक ही बार में सब्जी तोल के दे देता है, वो गलत काम करता है, उसके आंसर में एरर रहता है। अगली बार जाओगे तो उसको बोलना कि नहीं भैया 10 बार तोलो और एवरेज निकाल के बताओ कितना आ रहा है, तब वो ट्रू आएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड फाइंडिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये लॉजिक होता है फिर उसके पीछे। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। यस एवरीवन, एवरीवन सभी बताओ यार। और एवरीवन इज स्लीपिंग, सुबह सुबह सब सो रहे हैं। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमने ये सीखा कि भाई ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ट्रू वैल्यू का निकालने का बेसिकली रोल क्या था, ठीक है, उसके पीछे हमने क्या लॉजिक किया कि एवरेज ही निकाला है तो ट्रू वैल्यू निकली। ये चीज अपन ने समझी। अब ट्रू वैल्यू मेरे पास निकल गई, जिसको मैंने डिनोट कर दिया एक्स बार से, ठीक है। वी कैन से दैट दिस इज एक्स बार इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। True value of the measurement. Now basically what we will do, now we will find the individual errors. Now we will find the individual errors in each of our observation. अब क्या करेंगे हम? इंडिविजुअल एरर्स को कैलकुलेट करेंगे हमारे हर ऑब्जर्वेशन में जो आ रखे थे, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो। इंडिविजुअल एरर को निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस क्या थे? x1, x2, x3, x4, x5 एंड टिल xn। हम निकालना चाहते हैं कि हर एक क्वांटिटी में कितना एरर है। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे मैं फर्स्ट क्वांटिटी में एरर निकालना चाहता हूँ, फर्स्ट मेजरमेंट में कितना एरर था वो निकालना चाहता हूँ, तो मेरी ट्रू वैल्यू कितनी? x बार। उसमें से मैंने मेजर्ड क्या किया था? x1। इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? एरर मिल जाएगा फर्स्ट क्वांटिटी में, ठीक है। क्या लिख देते हैं इसे? इंडिविजुअल एरर्स इन ईच क्वांटिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर भी कहा जाता है इसे, एक मीन एब्सोल्यूट एरर भी आएगा इसके बाद। लेकिन अभी इतना देखो कि हर क्वांटिटी में कितना एरर होगा, उसको निकालने के लिए सिंपली वी नो दैट कि यार आपका आंसर एक्चुअल वैल्यू से कितना डिविएटेड है, वही तो एरर है, ठीक है। तो आपने एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली अब डेल्टा x2 में भी ऐसे ही करोगे, तो ये लो डेल्टा x2 दैट विल बी इक्वल टू x बार माइनस x2। ऐसे डेल्टा x3 इक्वल टू x बार माइनस x3 एंड सो ऑन। कहां तक? डेल्टा xn विच इज इक्वल टू x बार माइनस xn। तो सिंपल सीधी सी बात, आपको जब भी एरर कैलकुलेट करना हो, व्हाट यू विल डू, ट्रू वैल्यू में से आप मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको कैलकुलेट हो जाएगा व्हाट इज द एरर इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। नाउ फाइनल एरर निकालने के लिए, फाइनल एरर निकालने के लिए जैसे हमने ट्रू वैल्यू निकालने के लिए एवरेज लिया था, तो ऐसी फाइनल एरर इन आर आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन सब का भी ट्रू, इन सभी एरर्स का भी हम एवरेज निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं मीन, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। एंड मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाएगा? मीन एवरेज कैसे निकालते हैं? वापस से इन सभी एरर्स को ऐड कर दो, तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2
plus delta x3 and so on till delta xn divided by n. This is known as delta x bar. This is known as the absolute error का भी क्या हो गया, मीन हो गया, एवरेज हो गया। लेकिन देखिए सर यहाँ पर मैं एक चीज लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इन सभी को एक मॉड के अंदर प्लेस कर रहा हूँ। आई प्लेस्ड एवरीथिंग इनसाइड ए मॉड। व्हाई? इसका रीजन समझते हैं कि क्यों मैंने सभी एरर्स को एक मॉड के अंदर प्लेस किया। ठीक है सर इन सभी, हाँ जी सर अपन ने सर इसका मीन क्यों लिया सर, इनको ऐड क्यों नहीं किया सर एरर्स को, मीन क्यों लिया? मीन इसलिए लिया क्योंकि वी वांट टू कैलकुलेट द एरर इन दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी जो ऊपर निकाली है। टोटल एरर नहीं निकालना क्या? नहीं, टोटल एरर तब निकाला जाता है मान ले अगर x1 x2 x3 एंड सो ऑन ये सारी क्वांटिटी होती, ठीक है, और मैंने इन सभी को ऐड कर दिया होता, मैंने सभी को ऐड करके एक क्वांटिटी निकाल ली होती y। अब कोई मुझसे पूछता कि ये y में कितना एरर है, तो मैं बोलता कि इस y में सारे एरर्स को हम ऐड कर देते और उतना एरर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने जो x बार निकाला है वो कैसे निकाला है, खुद सारे ऑब्जर्वेशन के एवरेज से निकाला है कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो जब x बार सभी के एवरेज से निकला है तो इसके अंदर कितना एरर होगा वो निकालने के लिए हम सभी के एरर्स का क्या कर देंगे, सर मीन एवरेज कर कर देंगे। देंगे। समझ में आ रही गौतम, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो सभी एरर्स को ऐड तब करते जब सभी एरर्स, जब सारे वैल्यूज को सिर्फ ऐड करके छोड़ चुका होता हूं तो मैं सभी एरर्स को ऐड कर देता, लेकिन मैंने पहले क्या किया, मीन किया ना, तो अब मैं दोबारा मीन करूंगा। तो ये चीज आगे हम पढ़ते हैं, ये चीज आगे हम पढ़ते हैं, किस में पढ़ेंगे, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स में पढ़ेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है, इसकी बात करेंगे हम आगे। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। सी, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सभी के सभी एरर्स को ऐड करके एवरेज ले लिया। ठीक है, लेकिन सभी एरर्स को हमने मॉड में रखा है, सभी एरर्स को हमने मॉड में रखा है। क्यों रखा है, कोई इसका आंसर बता सकता है? जस्ट ऐसे ही तुक्का ही लगाओ, सोचो क्या आंसर हो सकता है कि हमने सभी एरर्स को यहाँ पर मॉड में क्यों रखा है, व्हाई? सर क्या पता सर, एरर सिर्फ पॉजिटिव होते हो। भाई एरर तो नेगेटिव भी हो सकता है मान लो ट्रू वैल्यू आपकी है 1.2, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू आपने निकाल ली 1.4। अब 1.2 माइनस 1.4 करोगे आंसर नेगेटिव आ जाएगा। हमने तो सर मीन तो पॉजिटिव ही होगा। मीन देखिए बिल्कुल सही है, अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचूं तो आप ये देखो, एक क्वांटिटी x1 थी जिसके अंदर एरर था, दूसरी क्वांटिटी x2 थी जिसके अंदर एरर था। जब सभी में एरर्स हैं और उनकी मदद से आप कोई अलग से क्वांटिटी निकालना चाहते हो तो इस फाइनल क्वांटिटी में एरर हमेशा इंक्रीज करेगा, एरर विल इंक्रीज। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपका एक स्केल खराब है मान लो, ठीक है, आपके स्केल के अंदर क्या हो रखा है, ये जो मार्किंग होती है इन मार्किंग के बीच में एब्रप्ट गैप है, ठीक है, यहाँ पर खूब सारा ऐसे गैप दे दिया फिर छोटी हो गई, मतलब आपका स्केल खराब है। अब आप इस स्केल की मदद से जो भी मेजरमेंट करोगे तो वो उसमें एरर आएगा, और उस एरर वाली क्वांटिटी से मान लो आपने सरफेस एरिया निकाला, वॉल्यूम निकाला, तो वो तो और ही गंदा आएगा, क्योंकि जब मेजर्ड क्वांटिटीज में ही एरर है तो सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सब के कैलकुलेशन में तो एरर होगा ही होगा। तो वही चीज यहाँ पर है, हम लोगों ने देखा कि डेल्टा x1 डेल्टा x2 ये सब तो क्या थे, एरर्स थे, पहले से ही एरर्स पे मौजूद थे यहाँ पर। अब जब मैं उसकी मदद से एवरेज कैलकुलेट करूंगा तो मैं सभी को क्या कर देता हूँ, मॉड में रखता हूँ, बिकॉज वी नो दैट एरर ऑलवेज इंक्रीजेस, एरर हमेशा बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, इसके बाद हम एक और क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, दैट इज नोन एज रिलेटिव एरर, जिसको अपन क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव एरर? रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, एक से कंपैरिजन में दूसरे का एरर कितना है, ठीक है, एक के कंपैरिजन में एरर कितना है। तो हम यहाँ पर किसके कंपैरिजन में लेते हैं, ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में एरर कितना है, अगर ये कैलकुलेट कर लिया जाए तो इसको रिलेटिव एरर भी कहा जाता है, कुछ बुक्स में इसे फ्रैक्शनल एरर के नाम से भी लिखा जाता है।
ठीक है, तो दोनों नाम से आपको दिखेगा बुक्स के अंदर रिलेटिव एरर प्लस फ्रैक्शनल एरर। दोनों का फॉर्मूला सिंपल है, जो भी एरर ऊपर निकाला उसको डिवाइड कर दो ट्रू वैल्यू से, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज नोन एज द रिलेटिव एरर। एंड फाइनली इसके अंदर हम निकालते हैं परसेंटेज एरर। सो यहाँ लिखेंगे परसेंटेज एरर एंड दैट विल बी इक्वल टू द फ्रैक्शनल एरर multiplied by the fractional error multiplied by 100। ठीक है, तो ये 5 तरीके के फॉर्मूले हमारे पास इन ऑर्डर टू फाइंड द ट्रू वैल्यूज एंड द एरर्स इन आवर मेजरमेंट। दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला फॉर्मूला है एवरेज निकालो सभी मेजर्ड क्वांटिटीज का, ऑब्जर्वेशंस का, तो ट्रू वैल्यू निकलेगा। दूसरा, सभी के अंदर अपन ने क्या किया, इंडिविजुअल एरर्स को कैलकुलेट किया, x बार माइनस x1, x बार माइनस x2, x बार माइनस x3 एंड सो ऑन। फिर हमने क्या किया, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, सभी क्वांटिटीज के एरर को आपने ऐड किया, उसका एवरेज निकाल लिया, दिस इज नोन एज द मीन एब्सोल्यूट एरर। कि आपके आंसर में फाइनल एरर कितना होगा वो यहां से कैलकुलेट कर लिया। देन रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार, और इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट ये बताओ कि ये थ्योरी समझ में आई कि नहीं। फटाफट अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। यस फास्ट। चलिए, अब सारे फॉर्मूले हमारे सामने हैं, ईच एंड एवरी फॉर्मूला इज गिवन टू अस। अब उस फॉर्मूले पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, इन ए लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर of a given solution was measured 5 times, was measured 5 times। 5 बार टेम्परेचर को अपन ने मेजर किया एक गिवन सॉल्यूशन पे, ठीक है, एंड इट इज 10 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड 14 डिग्री सेल्सियस। ये 5 बार मेजर करने के बाद हमारे 5 वैल्यूज निकले, ऑब्जर्वेशंस निकले इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का टेम्परेचर निकालने के लिए। फुल स्टॉप। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर 1 ट्रू वैल्यू, कैलकुलेट नंबर 2 एब्सोल्यूट एरर, नंबर 3 परसेंटेज एरर। ये हमारा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए, हम 5 क्वांटिटीज हमारे पास सामने गिवन है, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, हु कैन टेल मी, अनम्यूट करो बताओ। 13.6 है क्या सर ट्रू वैल्यू? बिल्कुल सही, लेट अस चेक। ट्रू वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज the average of individual values, so x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 divided by 5। ठीक है, so this is the way to calculate the true value। ऐड कर देते हैं 10 plus 12 plus 15 plus 19, sorry 17 and plus 14 divided by 5। ऐड करेंगे, क्या बनेगा यहाँ से, 12, 12 plus 4 16, 18 8, और ये आ जाएगा 68/5। जब इसको सॉल्व करेंगे दिस बिकम्स 1 and 18 3 and that becomes 13.6 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है गौतम, परफेक्ट आंसर। ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ट्रू वैल्यू निकाली जाती है सभी वैल्यूज के एवरेज को कैलकुलेट करके। तो ये ट्रू वैल्यू हमारी निकल के आ गई। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल एरर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि डेल्टा x1 विच इज इक्वल टू, देखो 13.6 में से 10 माइनस करा, आंसर आया 3.6। ऐसे डेल्टा x2 क्या आंसर आएगा, 13.6 माइनस 12, ठीक है, तो 1.6। ऐसी डेल्टा x3 15 माइनस 13.6, व्हाट विल बी द आंसर,
1.4 डिग्री सेल्सियस माइनस में। देन डेल्टा एक्स 4 17 माइनस 13.6, माइनस ठीक है, 3.4 minus 3.4, perfect. And finally delta x5 that will be 13.6 minus 14 0.5 minus 0.4 0.4 डिग्री जैसे सेल्सियस, हाँ 4 चलिए, तो ये आ गया मेरे पास सभी के अंदर एरर्स। लेकिन जब मैं एवरेज एरर को कैलकुलेट करता हूं, मैं सभी को मॉड में प्लेस करता हूं, तो 3.6 1.6 1.4 3.4 एंड 0.4 calculated divided by 5। बताओ क्या आंसर आ रहा है एवरीवन? फर्स्ट, व्हाट इज द आंसर? यस यस फास्ट। 2.08 2.08, okay, so the average error comes out to be 2.08 in this particular observation। तो देखो ट्रू वैल्यू निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज एरर निकालेंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। सो यहाँ लिखते हैं परसेंटेज एरर, and this percentage error will be equal to delta x bar divided by x bar। now what is delta x bar? भाई एवरेज कितना निकला? 2.08 divided by x bar is 13.6 multiplied by 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इट व्हाट वी विल गेट? 1.52%। क्या आंसर निकलेगा? 1.52%। क्या किया हमने इस पूरे के पूरे एनालिसिस के अंदर? वही सेम चीज, वही 4-5 फॉर्मूले जो ऊपर पड़े थे, जो ऊपर 4-5 फॉर्मूले पड़े हैं, बस उसी को नीचे अप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया है। इसी को एरर एनालिसिस कहते हैं। दिस होल टॉपिक इज नोन एज एरर एनालिसिस, ठीक है। एरर एनालिसिस ये है। अब इसके बाद हम कल की क्लास में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, फिर हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स इन सब पे चलेंगे। तो अभी अपन को इसे इतना देखना है कि एरर निकाला कैसे जाता है। उसके लिए हमारे पास मेथड क्या है? आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाइए, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा के एवरेज ले लीजिए, तो वो आपकी ट्रू वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आप सब्जी खरीदने जाओ नेक्स्ट टाइम, तो सब्जी वाले को बोल देना कि यार आप एक बार मेजर मत करो, 10 बार मेजर करो और एवरेज निकालो, तब मैं पैसे दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम 10 बार ऑब्जर्वेशन करके उसका एवरेज निकालते हैं, तो वहां से ट्रू वैल्यू कैलकुलेट निकल के आती है। एक बारी जब ऑब्जर्वेशन करूंगा, तो फिजिक्स ही कहती है हमें कि एक ऑब्जर्वेशन के अंदर, 2 ऑब्जर्वेशन के अंदर देयर विल बी सम एरर, ठीक है। उस एरर को हटाने के लिए हमने क्या किया? एवरेज किया, फिर इंडिविजुअल एरर्स निकाले और लास्ट में परसेंटेज एरर निकाला और खत्म कर दिया था। दिस इज नोन एज द एरर एनालिसिस टॉपिक। सिंपल सीधा सा टॉपिक है, प्रैक्टिकल फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल फिजिक्स, प्रैक्टिकल फिजिक्स का पार्ट है। चलिए फटाफट बताइए, ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई क्लास के अंदर? फास्ट, यस यस सर यस और नो? यस सर हैंड रेज नहीं करना है, यस और नो बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे जगे हुए हैं। Yes, sir. ओके, वेरी गुड, यस वेरी गुड। सर आपने सर कल नोट्स भेजे ही नहीं सर ग्रुप पे। नोट्स आज मिल जाएंगे बेटा, आज मिल जाएंगे पूरा सोर्सेज ऑफ एरर के साथ, एरर तक पूरा मिल जाएगा। मतलब आपको आगे वाला पार्ट जो है उसके भी नोट्स मिल जाएंगे आज पूरे, ठीक है। यस सर ओके, एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक? हालांकि मैं मानता हूँ नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर है तो बताओ। एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक? चलिए कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। तो आज की क्लास फिर अपन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट आए तो आप कॉल कर सकते हैं आफ्टर दिस क्लास। अपन को ये चीज ध्यान रखनी है कि बेसिक एक टॉपिक को एक ही क्लास के अंदर खत्म करते हुए चलना है। इस तरीके से पढ़ना है कि यार क्लास के अंदर जो चीज पढ़ ली
वो फिर बाद में रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो याद हो जानी चाहिए। आज की क्लास में अपन ने एक्स बार वगैरह ये सब बात की, ठीक है। पिछली क्लासेस के अंदर अपने डायमेंशन एनालिसिस की बात की थी, डायमेंशंस कैसे निकाले जाते हैं, क्या तरीका होता है उसके बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास अपन खत्म करते हैं, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। टिल देन आपको नोट्स मिल जाएंगे तो उससे रिवाइज करना। एक मैंने फाइल आपको वैसे भी भेज रखी है फॉर रिवीजन, ठीक है। तो उसे रिवीजन के तौर पे आप यूज करेंगे जो ग्रुप पे फाइल आ रखी है, और जो नोट्स आएंगे उसको आप फेयर कॉपी में फेयर आउट करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय।